Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about interim government constituted in Bangladesh. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो अभी की जो डेवलपमेंट्स हो रही है बांग्लादेश में उसको लेकर के तो हम डिटेल डिस्कशन कर ही चुके हैं। वहाँ पे जो अभी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने रिज़ाइन किया, सी इवन लेफ्ट द कंट्री। और उसके बाद वहाँ पे हमने देखा कि कैसे आर्मी चीफ ने अनाउंस किया था कि एक इंटरिम यानी कि तत्कालीन सरकार बनाई जाएगी और फिर से इलेक्शंस कराए जाएंगे ताकि एक वापस से एक नई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। तो जैसा अनाउंसमेंट था इंटरिम गवर्नमेंट का, वैसी एक इंटरिम गवर्नमेंट तत्कालीन सरकार बना दी गई है। एंड दैट इंटरिम गवर्नमेंट विल बी हेडेड बाय मोहम्मद यूनुस हु इज अ नोबल लॉरेट। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में समझेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में अब इनके बारे में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सवाल इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। तो मोहम्मद यूनुस इज़ अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, या आप कह सकते हैं उनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिवाइव करने में एक मेजर रोल प्ले किया है। ही इज फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। और ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश की है वो स्मॉल लोन्स या माइक्रो फाइनेंस ज़्यादातर देती है टू द यंग एज वेल एज इम्पोवरिस्ड एंटरप्रेन्योर, जो नए नए लोग बिजनेस करना चाहते हैं जिनके पास पूंजी है नहीं, ऐसे लोगों को फाइनेंस करती रही है ग्रामीण बैंक, एंड दैट टू विदाउट कोलैटरल। तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे क्रिएट हुए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में ग्रामीण बैंक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। और ग्रामीण बैंक हैज़ बीन स्पेशली फोकसिंग ऑन गिविंग लोन्स टू वीमेन, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो और वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिले। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंगस्ट वीमेन क्रिएट करने में भी ग्रामीण बैंक का काफ़ी रोल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बांग्लादेश इकोनॉमी एंड अटेम्प्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस को अलॉन्ग विथ हिज इंस्टीट्यूशन ग्रामीण बैंक, दोनों को ज्वाइंटली नोबल पीस प्राइज दिया गया साल 2006 में फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ब्रिंगिंग डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। क्यों कहा जा रहा है डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो? बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने काम किया ताकि वहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन की जा सके। अभी आजकल आप देख रहे हैं यूपीएससी हो या एपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो, वहाँ पे बुक से रिलेटेड सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। ये बुक इन्होंने लिखी, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस द्वारा लिखी गई भी 2 किताबों को एक बार यहाँ देख लेते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। 2 रेनाउंड बुक्स रिटन बाय मोहम्मद यूनुस, बैंकर टू द पुअर, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। तो मोहम्मद यूनुस का जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रामीण बैंक का, उसी कॉन्सेप्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई भारत के अंदर भी, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लाए गए एट ग्रास रूट लेवल, जिनको मेनली इनकरेज किया जाता है कि वो यंग या फिर पुअर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करे, स्पेशली विमेन, ताकि ग्रास रूट लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। अब एक और बात आज के अखबार में आई है कि apart from Mohammad Yunus, who has now taken control of Bangladesh government, there have been other such Nobel laureates also who have been part of the head of the government from other countries. इसमें से जो नोटेबल लोग हैं, लेस्टर पियर्सन फ्रॉम कनाडा, लीच वालेसा फ्रॉम पोलैंड, एंड जोस रामोस हॉर्ता, ईस्ट टिमोर। ही इज स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट टिमोर नाउ। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण नाम है जो आपको एथिक्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, क्योंकि एथिक्स में आपको अक्सर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का मेंशन करना होता है जिन्होंने जीवन में स्ट्रगल किया हो, बट उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी पॉजिटिव हो और उनको पर्सनल लाइफ में भी उनके स्ट्रगल के कारण अंत में उनको कुछ फ़ायदा मिला हो। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा प्रश्न आ गया कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी will require a lot of self-sacrifice, but in the end it will have an positive yield for society as well as for self.
तो इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं जो आ भी चुके हैं यूपीएससी में, तो उसमें आप कौन कौन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दो नाम यहां से पिक करते हैं। आंग सान सूकी, सी वॉज डी फैक्टो हेड ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट, जब म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी साल 2016 से लेकर के 21 तक। फिर वहां पे भी मिलिट्री कू हुआ, मिलिट्री जुंता वहां पे आई पावर में। मिलिट्री जुंता मतलब मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट वहां पे अभी पावर में है। साल 2021 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा दिया गया। एलिगेशन, इसी तरीके का एलिगेशन जो बांग्लादेश में लगा कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये सब एलिगेशंस लगा करके म्यांमार के अंदर भी डेमोक्रेसी अभी के लिए तो फंक्शनल नहीं है, मिलिट्री जनता की सरकार है वहां पे। बट साल 2016 से लेकर के 21 तक वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, जिसकी आप डी फैक्टो हेड कह सकते हैं आंग सान सूकी को। सी वॉज नॉट डायरेक्टली प्रेसिडेंट, बट उनकी पार्टी जो है एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसकी सरकार थी और उसकी वो हेड थी। जैसे हमारे जब यूपीए की सरकार थी हमारे यहाँ पे साल 2004 से लेकर के 2014 तक, तो आप कह सकते हैं काफी मायनों में डी फैक्टो हेड सोनिया गांधी जी थी, वैसा ही कुछ कह सकते हैं। आंग सान सूकी क्यों नहीं बन पाई खुद प्रेसिडेंट? क्योंकि म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी भी इंसान का स्पाउस भी फॉरेन नेशनल है तो वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकता, एंड हर स्पाउस इज नॉट नेशनल ऑफ म्यांमार। तो इस कारण से उनको वो प्रेसिडेंट पोस्ट नहीं मिल पाया कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के कारण। बट फॉर ऑल अदर प्रैक्टिकल पर्पसेस सी हैड कंट्रोल इन आवर ओन हैंड्स। उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1991 में ही, क्योंकि म्यांमार के अंदर बस 5 साल के लिए ही डेमोक्रेसी आई, बट काफी लंबे समय से वहां पे मिलिट्री जनता की सरकार रही है, और मिलिट्री जनता या आर्मी रूल के अगेंस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए कई सालों से स्ट्रगल कर रही थी आंग सान सूकी, और उनके इसी स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया इन द ईयर 1991। तो इस तरीके से आंग सान सूकी का आप नाम मेंशन कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा अच्छा नाम रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा नेल्सन मंडेला जी का, साउथ अफ्रीका। ही रिमेन प्रेसिडेंट फ्रॉम 1994 टू 1999। उसके पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले 27 साल तक वो जेल में रहे। और एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, अपार्थाइड मतलब होता है रंग के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जो एक्टिविटीज होती है उसको कहा जाता है अपार्थाइड। तो अपार्थाइड एक्टिविटीज के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया फॉर द राइट्स ऑफ द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हु वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सो कॉल्ड व्हाइट पीपल। तो 27 सालों तक ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के कारण वो जेल में रहे। बाद में उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, और उनके इस स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग स्ट्रगल के लिए उनको बाद में नोबेल पीस प्राइज तो मिला ही, साथ ही साथ उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया साउथ अफ्रीका का। तो उनके एफर्ट्स के कारण आप कह सकते हैं कि अपार्थाइड केम टू एन एंड इन साउथ अफ्रीका, एंड ऑल्सो इट हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी वेयर colored people were given equal rights, and in order to ensure substantive equality, जो हमने मंडे को न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था, वहाँ पे substantive equality इंश्योर करने के लिए कलर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई। और वहाँ पे कलर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी इवन स्पोर्ट्स में भी है। जैसे आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में देखते हैं कलर्ड प्लेयर्स भी खेलते हैं, उनको उनमें थोड़ी सी रिजर्वेशन की पॉलिसी स्पोर्ट्स में भी कलर्ड लोगों के लिए बनाई गई थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सब्सटेंसिव इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई जाती है साउथ अफ्रीका में, तो इवन स्पोर्ट्स के अंदर भी वो है। और साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड या कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला जी ने काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ये जो डिस्कशन अभी तक हमने किया है इस टॉपिक के बेसिस पे, ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट इज अबाउट अगरतला अखौरा रेल लिंक। तो जो बांग्लादेश के अंदर केओस स्टार्ट हुआ है, दैट में इम्पैक्ट अगरतला अखौरा रेल लिंक। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या है ये अखौरा अगरतला रेल लिंक। अगरतला आपको पता है इंडियन स्टेट त्रिपुरा के अंदर है, और त्रिपुरा को के अगरतला को कनेक्ट किया जा रहा है विथ अ रेल लिंक with Akhora, which is in Bangladesh. Akhora is in Bangladesh, Agartala is in Tripura, of course.
और ये जो रेल लिंक होगा ये लगभग 12.2.4 किलोमीटर 12.24 किलोमीटर लंबा होगा। इंडियन साइड में इट इज 5.46 किलोमीटर्स, जबकि बांग्लादेश साइड में इट इज 6.78 किलोमीटर लॉन्ग। ये लगभग बन करके तैयार हो गया। इंडियन साइड वाला जो रेलवे लाइन साइड लिंक है वो तो पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है, और बांग्लादेश साइड वाला भी लगभग 98% तक तैयार है। ये जब रेल लिंक पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा तो इससे काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, उसकी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये जो है सी रूट हो गया, चिटगोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, फिर वहाँ से रिवराइन रूट लेकर के, रिवर रूट लेकर के अखौरा तक पहुँचा जा सकता है, फिर वहाँ से रेल लिंक है अखौरा टू अगरतला, और जिससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी विथ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसे कोलकाता का जो डिस्टेंस है अगरतला से वो अभी लगभग 31 आवर्स का है, वो कट डाउन होकर के 10 आवर्स तक लाया जा सकता है। तो इससे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, इंटरैक्शन नॉर्थ ईस्ट का विथ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इन लोगों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, खासकर वो स्टेट्स जो काफ़ी दूर हैं फ्रॉम सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जैसे असम तो चलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफ़ी पास में है, बट वो स्टेट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफ़ी दूर हैं वो रेस्ट ऑफ द पार्ट से काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी टॉर्चुअस है, वहाँ से जो रोड भी गुजरता है वो भी आप कह सकते हैं कि इतना कैपेबल नहीं है कि पूरी तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट कर पाए, बिकॉज ऑफ द टॉर्चुअस या लिमिटेड स्टीफल्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो रूट डेवलप होगा, जिसमें मरीन रूट भी है, रिवराइन रूट भी है, और फिर रेलवे लिंक भी है, जिससे ईस्टर्न इंडिया की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से बढ़ेगी, खासकर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट्स के साथ। तो इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बूस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना सी के रूट से तो आसान ही होता है एज कम्पेयर टू लैंड रूट, प्लस यहाँ पे बस छोटा सा रेल लिंक को यूज करना है, बाकी पूरा पूरा सी रूट ही है, वाटर रूट ही है। तो इस कारण से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाना आसान है, प्लस यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फिनिश्ड गुड्स बनेंगे उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाना भी आसान है। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, दैट वुड बी ईजियर वंस दिस अखौरा अगरतला रेल लिंक इज कंप्लीटेड। प्लस इंडस्ट्रियल गुड्स जब प्रोड्यूस होंगे तो उनको बाकी पूरे मार्केट्स की एक्सेसिबिलिटी देना वुड ऑल्सो बी ईजियर विथ हेल्प ऑफ दिस अखौरा अगरतला रेल लिंक, एंड दैट इज वाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड कि दिस अखौरा अगरतला रेल लिंक, वैसे इसका लेंथ काफ़ी कम है बट इट विल हैव डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब कंसर्न बस एक ही है, चिंता बस एक ही है, ये जो बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस शुरू हुआ है ये इस अखौरा अगरतला रेल लिंक के कंप्लीशन में भी हिंड्रेंस का काम कर सकता है। वैसे तो ऑलमोस्ट इट इज़ कंप्लीट, ऑन इंडियन साइड इट इज़ कंप्लीट, और ऑन बांग्लादेश साइड इट इज़ 90% कंप्लीट, बट करेंट टर्मोइल के कारण ये फाइनल जो टच है वो हो सकता है डिले हो जाए। प्लस अगर फाइनल टच हो भी जाता है, ये रेल लिंक तैयार भी हो जाता है, फिर भी एज लॉन्ग एज देर इज क्योस इन बांग्लादेश, नो ट्रांसपोर्टर, नो इंडस्ट्री वुड बी इंटरेस्टेड इन यूजिंग दिस रूट। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कैसे IMT ट्राईलेटरल हाईवे जो इंडिया को थाईलैंड से कनेक्ट करता है वाया म्यांमार, वो हाईवे जो है बन करके तैयार हो गया, बट म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण कोई भी बिजनेस उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, और इस कारण से वो IMT ट्राईलेटरल हाईवे का इस्तेमाल उसके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं हो रहा है, जो उससे इकोनॉमिक बूस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ पा रहा है। तो वैसी ही कुछ कहानी इस केस में भी हो सकती है। डिस्पाइट कंप्लीशन ऑफ दिस अखौरा अगरतला रेल लिंक, एज लॉन्ग एज देयर विल बी क्योस इन बांग्लादेश, इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड। तो ये कंसर्न है। ये जो अखौरा अगरतला रेल लिंक है, आप कह सकते हैं भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो अखौरा अगरतला रेल लिंक की हमने अभी चर्चा की, इस पे APSC ने
जो पिछले साल एग्जाम हुआ था साल 2023 में, उस पर प्रश्न पूछा था, ये वाला वो प्रश्न था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रपोज्ड चेंजेस टू वक्फ लॉ. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. वक्फ होता क्या है? देखिए, वक्फ या वक्फ प्रॉपर्टी इज ऑल द मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस अंडर इस्लामिक लॉ. ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन सरल भाषा में कहें तो कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिसको इस्लामिक लॉ के हिसाब से मेंटेन किया जाता है, चाहे वो संपत्ति रिलीजियस पर्पस के लिए मेंटेन हो या चैरिटेबल पर्पस के लिए हो. पर्पस कुछ भी होगा, लेकिन इस्लामिक कानून के अंतर्गत कुछ एक संपत्ति मेंटेन की जाती है, मैनेज की जाती है. वैसे संपत्तियों को कहा जाता है, प्रॉपर्टीज को कहा जाता है वक्फ प्रॉपर्टी. अक्सर कई जगह आप आगे से ध्यान देना, कभी दरगाह में जाओ आप, या फिर आप किसी आप कब्रिस्तान के बगल से गुजरो, सेमेट्री के बगल से गुजरो, तो वहां पे आपको इस तरह का बोर्ड लगा हुआ दिख सकता है, इट्स वक्फ प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड. तो वो सारी जो संपत्ति होती है, वो जमीन हुआ या फिर वो जो स्ट्रक्चर हुआ, ये सब कुछ एक तरीके से मेंटेन की जाती है अंडर इस्लामिक लॉ. तो वो सारी संपत्ति जो इस्लामिक लॉ के अंतर्गत मेंटेन की जाती है, आइदर फॉर रिलीजियस पर्पसेस, पूजा मतलब उनके यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, या फिर फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, वो सब कुछ होंगी वक्फ प्रॉपर्टी. वक्फ प्रॉपर्टी इज नॉन ट्रांसफरेबल. ये नहीं कि एक बार लेकर के किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दिया, किसी कंपनी को बेच दिया. वन कैन नॉट, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल एंड इट इज हेल्ड इन द नेम ऑफ गॉड. और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी प्रोसीड्स आता है, मान लीजिए लोग कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं या कोई दूसरा रेवेन्यू आता है, जैसे कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे उसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ फीस देना दिया मान लीजिए, तो वो जो भी प्रोसीड्स आएगा उस प्रोसीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा. उसको पहले तो कहा जाता है वक्फ फंड, ये समझ लीजिए. उस प्रोसीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उस कमाई का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन क्रिएशन, या कब्रिस्तान के मेंटेनेंस में, मॉस्क के मेंटेनेंस में, या डेस्टिट्यूट्स के लिए, गरीब बेचारे लोगों के लिए शेल्टर होम्स क्रिएट करने में. तो भगवान का संपत्ति है, मतलब गॉड की संपत्ति है, और गॉड की संपत्ति से जो भी प्रोसीड आएगा उससे गॉड का ही काम किया जाएगा. ऐसा आइडिया है वक्फ प्रॉपर्टी का. ओवरऑल वक्फ प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन और मैनेज्ड बाय वक्फ बोर्ड. वक्फ बोर्ड जो है इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड एज पर वक्फ एक्ट ऑफ 1995. आप कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड इज कस्टोडियन ऑफ ईच एंड एवरी वक्फ प्रॉपर्टी. और वक्फ बोर्ड का ही काम होता है कि जो भी यहाँ से प्रोसीड्स आए उसको जिस पर्पस के लिए वो प्रोसीड आया उसके लिए इस्तेमाल कराया जाए. जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मेंटेन किया जाए, ग्रेवयार्ड मैनेज किया जाए, मॉस्क मेंटेन किया जाए. तो ये तो बात हो गई वक्फ प्रॉपर्टी की और वक्फ बोर्ड की. एक लिहाजे से देखा जाए तो आफ्टर इंडियन रेलवे एंड आर्म्ड फोर्सेस, वक्फ बोर्ड इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर. जगह जगह पे कब्रिस्तान है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है. तो वक्फ बोर्ड इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड ओन करने वाली बॉडी है. अब वक्फ बोर्ड तो बनाया गया एज पर वक्फ एक्ट ऑफ 1995. उसमें बदलाव की बात की जा रही है. उसके लिए सरकार ने कानून रखा है, लोकसभा के अंदर एक बिल रखा है अभी, जब पास होगा तो कानून बनेगा. वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 has been presented in Lok Sabha which seeks to amend Waqf Act of 1995. तो क्या मेन बातें हैं इस नए अमेंडमेंट बिल के अंदर? वक्फ बोर्ड के पावर के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू बिल. तो बिल एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ वक्फ बोर्ड्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल, अभी हर एक वक्फ प्रॉपर्टी को जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो प्रॉपर्टी, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाकर के उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है. रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो वक्फनामा कैंसिल हो जाएगा, मतलब वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति नहीं रहेगी. और अगर कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैज बीन आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बाय एनी मिस्टेक या फिर थ्रू सम अदर इंटेंशन, वो वक्फ प्रॉपर्टी आज से नहीं रहेगी. इट विल नो लॉन्गर बी डीम्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी. तो इसी चीज को इंश्योर कराने के लिए अब क्या है कि
हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से जाकर के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और सरकारी ज़मीनों को अगर कहीं पे भी वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया हुआ है तो वो एब्रोगेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच में कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है और वक्फ बोर्ड कह रहा है नहीं नहीं ये तो हमारी ज़मीन है, सरकार मतलब पीडब्ल्यूडी वाला कह रहा है कि मेरा है, वक्फ बोर्ड कह रहा है मेरा है, सरकार का ही तो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी। इंडियन रेलवे कह रहा है मेरा है, वक्फ बोर्ड वाला कह रहा है नहीं मेरा है। अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है तो दैट डिस्प्यूट विल बी अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्प्यूट है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द फाइनल आर्बिटर एंड हिज और हर डिसीजन विल बी फाइनल। वक्फ प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड सस्पेक्ट और डिस्प्यूटेड इन एब्सेंस ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करोगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दोगे, वक़फ़नामा जिसको कहते हैं, तो फिर उस केस में द वक़फ़ प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड सस्पेक्टेड और फिर वो कैंसिल कर दी जाएगी। वक़फ़ बोर्ड की वो संपत्ति उसको जनरल संपत्ति डिक्लेयर कर दी जाएगी इफ़ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन या वक़फ़नामा इज़ नॉट प्रेजेंटेड। तो साफ साफ सीधी सीधी बात है कि ये जो नया कानून लाया जा रहा है अभी बिल के फॉर्मेट में ही है, इस कानून में वक़्फ़ बोर्ड के पावर्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इसको लेकर के प्रोटेस्ट होगा। अपोजिशन पार्टीज काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वक्फ बिल गोज टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। यू कैन सी अपोजिशन पार्टीज आर रेजिंग क्वेश्चन अगेंस्ट दिस बिल कि ये बिल में आप वक्फ बोर्ड के पावर्स पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज, अब ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, इट हैज बीन नाउ रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी क्या होता है? ये एक एडहॉक बॉडी है। मतलब एडहॉक मतलब क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और एक बार जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर उस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऐसी बॉडी को आ जाता है एडहॉक बॉडीज। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक एडहॉक बॉडी है जो कभी कभार बनाई जाती है किसी स्पेशल मुद्दे को कंसिडर करने के लिए। स्पेशल इश्यूज लाइक सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हो, जैसे बोफोर्स स्कैंडल के टाइम में 1991 में बनाया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन बोफोर्स, या फिर कोई कानूनी ऐसा मामला हो जहां पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत हो, एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ऐसे मुद्दों पे जिस बिल में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत होती है वहां पे भी फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। तो रेयर है, बात बात पे नहीं बनाया जाता, बट इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। और ये जो वक्फ बिल है इस पे अपोजिशन के प्रोटेस्ट के कारण अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से कुछ मेंबर्स होते हैं और कुछ राज्यसभा से भी मेंबर्स होते हैं। टुगेदर एक कमेटी बनाई जाती है, बट कितने मेंबर लोकसभा से कितने राज्यसभा से ये फिक्स नहीं होता। द नंबर में वैरी फ्रॉम मैटर टू मैटर। द चेयरपर्सन जो होते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इज यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, बट इसको लेकर के ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी से होने ही चाहिए। कन्वेंशन में ये चलता है कि चेयरमैन इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, बट देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग दिस। तो ये है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया एडहॉक बॉडी है एंड द टोटल मेंबर्स आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट केस टू केस बेसिस, बट परमानेंटली डिफाइंड नहीं है कि कितने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मेंबर होंगे ही। इनका काम होता है टू स्क्रूटनाइज डॉक्यूमेंट, समन पीपल, क्वेश्चन डिफरेंट इश्यूज, उस पर चर्चा करते हैं। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रिकमेंडेशन है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। उनका बस सजेशन होगा बट बाइंडिंग नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पास्ट में भी बिठाई गई है, जैसे बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट में इरेगुलरिटीज के केस थे जिसको बोफोर्स स्कैंडल नाम से जानते हैं, स्टॉक मार्केट स्कैम, irregularities in security and banking transactions, पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसको भी लेकर के भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा चुकी है। और वक्फ बिल पे भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रिटन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू where RBI has retained the repo rate at 6.5% for 9th time in a row। तो पिछले लगभग 1.5 साल से हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, तो 1.5 साल से आरबीआई ने रेपो रेट ना बढ़ाया है ना घटाया है।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने जैसा आपको क्लास में सिखाया है, हर 2 महीने पे आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो पिछला रिव्यू हुआ था जून महीने में, अब हो गया अगस्त महीने में, और फिर अक्टूबर में होगा। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्या किया जाता है कि इकोनॉमी जिस स्टेट से गुजर रही है उस स्टेट को समझ करके फिर इकोनॉमी की ज़रूरतों के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में बदलाव किए जाते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मॉनेटरी पॉलिसी रेट है वो है रेपो रेट। क्लास में ही मैंने सिखाया है, प्लीज ट्राई टू रिकॉल, कि पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू साल 2016 से पहले तक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई के गवर्नर अकेले किया करते थे। फिर आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके और नियम लाया गया कि अब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई की कमेटी करेगी, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 6 मेंबर बॉडी, जिसमें से 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, आरबीआई गवर्नर एंड आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स। आरबीआई के गवर्नर चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। 3 लोग आरबीआई की तरफ से और 3 लोग भारत सरकार की तरफ से होते हैं, जिनको भारत सरकार नॉमिनेट करती है फॉर 4 ईयर टर्म्स। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी फैसले होते हैं वो वोटिंग के बेसिस पे होते हैं, और जो मेजॉरिटी वोट्स जिस रिजोल्यूशन के लिए पड़ता है वही रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है। इन केस ऑफ टाई द कास्टिंग वोट इज पुट बाय द आरबीआई गवर्नर, यानी कि अगर 3 लोग एक बात कह रहे हैं और 3 लोग दूसरी बात कह रहे हैं, उस केस में आरबीआई गवर्नर जो कह रहे हैं वो बात मानी जाएगी। तो ये सब बातें तो मैं क्लास में भी सिखाता हूँ और वही मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हर 2 महीने पे मैं एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करवाता ही हूँ, राइट। ये सारी बातें आप वैसे पहले से जानते हैं। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करके, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन सारे टूल्स में बदलाव करती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल में भी सबसे महत्वपूर्ण टूल कौन सा है? रेपो रेट वाला, राइट। अभी न्यूज़ तो हमने पहले ही मोटा मोटा देख ही लिया था। आरबीआई ने रेपो रेट को मेंटेन रखा है, ना बढ़ाया है ना घटाया है, फॉर 9th कंसेक्यूटिव टाइम। ये जो फैसला लिया है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, वो 4-2 की मेजॉरिटी से लिया है। मतलब 4 मेंबर्स का मानना था कि अभी रेपो रेट बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, जबकि 2 का मानना था कि थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और इस तरीके से मेजॉरिटी डिसीजन अभी फॉलो किया गया है। अगर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब का स्पीच सुने तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी है। इन्फ्लेशन कम जरूर हुआ है बट इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम अभी भी है। क्यों? क्योंकि जो डिसइन्फ्लेशन का पेस है वो काफ़ी स्लो है। तो प्लीज ट्राई टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ डिसइन्फ्लेशन दैट वी डिस्कस्ड इन द क्लास। डिसइन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन विथ डिक्रीजिंग रेट। तो महंगाई तो है लेकिन महंगाई का रेट कम हो रहा है, राइट। एंड डिफ्लेशन इज वेयर द प्राइस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन इज नोन एज डिफ्लेशन, विच इज डिफरेंट फ्रॉम डिसइन्फ्लेशन वेयर इन्फ्लेशन इज देयर बट विथ डिक्रीजिंग रेट। तो शक्तिकांत दास साहब कह रहे हैं कि महंगाई का रेट कम तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, और फूड इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी है। फूड इन्फ्लेशन जो ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जहाँ पे फूड, फ्यूल एंड अदर आइटम सबको इंक्लूड करके जब हम महंगाई मेजर करते हैं उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और उसमें से फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बाकी सारे आइटम्स की जब महंगाई मेजर करते हैं उसको कहते हैं हम लोग कोर इन्फ्लेशन। ये सब भी हम क्लास में देखते हैं। तो शक्तिकांत दास साहब का कहना है, आरबीआई गवर्नर, कि फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम अभी भी है। इनफैक्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। और ओवरऑल फूड की अगर बात की जाए, फूड एंड बिवरेजेस की, तो सीपीआई इन्फ्लेशन में फूड एंड बिवरेजेस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, 46% के आसपास। एंड दैट इज़ वाई फूड चूंकि महंगे हो रहे हैं इसलिए ओवरऑल इन्फ्लेशन का अभी भी खतरा है, सिंस फूड एंड बिवरेजेस हैव वेरी हाई वेटेज इन सीपीआई इन्फ्लेशन कैलकुलेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस किए जा चुके हैं। मैं बस हर 2 महीने पे न्यूज़पेपर एनालिसिस में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहे। आई जस्ट होप कि आपको क्लास की सारी बातें याद आ रही हैं। तो रेपो रेट, एसडीएफ रेट, ऑल ऑफ देम रिमेन अनचेंज्ड। बट एक और चीज़ होती है स्टैंस। स्टैंस मतलब कि आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, किस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है, वो रिफ्लेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जब की जाती है तो स्टैंस भी अनाउंस किया जाता है कि व्हाट इज नाउ गोइंग टू बी आवर स्टैंस। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस इज ऑफ विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। देखिए, एकोमोडेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग रेपो रेट,
यानी कि गिविंग मोर एंड मोर फंड एट अ चीपर रेट। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब इंक्रीजिंग रेपो रेट या ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द सपोर्टिव मेजर्स। तो आरबीआई ने स्टैंस रखा है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का, यानी कि इसका मतलब आरबीआई इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है जो अक्टूबर में होगा या उसके बाद जो जनवरी में होगा, उसमें हम लोग रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लॉन्च ऑफ निजुत मोइना स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। निजुत मोइना स्कीम हमने बजट, असम सरकार के बजट डिस्कशन के दौरान भी देखा था, उसके बाद भी एक दो बार इसके बारे में चर्चा हमने की ही है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस स्कीम के अंतर्गत असम सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी गर्ल स्टूडेंट्स को, ताकि वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन या उसके बाद हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है 11th या उसके बाद की पढ़ाई स्कूल में, और हायर एजुकेशन क्या होता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई। तो गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन में अपने आप को रजिस्टर करें, ये स्कीम लाया गया निजुत महीना। बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, बट अब इसको लॉन्च किया गया है, कल के दिन इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है। तो जो लक्ष्य है निजुत महीना स्कीम का वो ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके गर्ल स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, हायर एजुकेशन को परस्यू करें। इससे दो फायदा होगा, एजुकेशन बढ़ेगा अमंगस्ट गर्ल स्टूडेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट को फायदा मिलेगा, प्लस इससे चाइल्ड मैरिजेस के प्रॉब्लम्स भी कम होंगे, क्योंकि जब गर्ल स्टूडेंट पढ़ाई ज़्यादा करेंगी सो दे विल हैव डिसीजन मेकिंग पावर विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओन लाइफ। सो उस केस में दे विल नॉट गो फॉर अर्ली मैरिज। उसके अलावा जब पढ़ाई करेंगी तो फैमिली विल ऑल्सो नॉट फोर्स देम फॉर अर्ली मैरिज। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो निजुत मोइना स्कीम है इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नज पॉलिसी। नज पॉलिसी हमने चर्चा किया था लास्ट वीक भी, जब अमृत वृक्ष आंदोलन डिस्कस किया था, कि जहां सरकार सीधा सीधा आपको फोर्स नहीं करती एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए। अगर आपको सरकार के नियम के हिसाब से फोर्स किया जाए टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, जैसे टैक्स भरना, दैट इज ए काइंड ऑफ मैंडेट, भरना ही है, बट कुछ ऐसे पॉलिसीज होती हैं जहां पे सरकार फोर्स नहीं करती, सरकार बस आपको मोटिवेट करती है, इंसेंटिवाइज करती है टू मूव इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, वेयर चॉइस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू ओनली, बट गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज, डायरेक्ट्स यू, मोटिवेट्स यू इन द डिजायरेबल डायरेक्शन। ऐसी पॉलिसीज को कहा जाता है नज पॉलिसी। तो निजुत मोइना इज एन एग्जांपल ऑफ नज पॉलिसी। अमृत वृक्ष आंदोलन में 100 रुपया दिया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नज पॉलिसी। निजुत मोइना स्कीम के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, बट चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है पूरा डिटेल, तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना बचे। मैंने आपको पहले ही कहा कि निजुत मोइना स्कीम में वही सारे गर्ल स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा हु आर रजिस्टर्ड इन आइदर हायर सेकेंडरी या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड भी इंक्लूड है। तो निजुत मोइना स्कीम के अंतर्गत होगा क्या, पहले बेनिफिट्स देखते हैं। गर्ल्स फ्रॉम ऑल द फैमिलीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन आर एलिजिबल। अगर क्लास 11 में रजिस्टर करते हैं तो 1000 रुपये मंथली बेनिफिट मिलेगा फॉर 10 मंथ्स इन एन ईयर, यानी कि पूरे साल भर में 10,000 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम में जब रजिस्टर करते हैं तो 1250 रुपये मिलेंगे पर मंथ फॉर 10 मंथ्स एन ईयर, यानी कि टोटल साल भर में 12,500 रुपये मिलेंगे टू द गर्ल्स इनरोल्ड इन दीज प्रोग्राम्स। वही अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, तो 2500 रुपीज़ मिलेंगे फॉर पर मंथ एंड दैट टू फॉर 10 मंथ्स एन ईयर, यानी कि टोटल एक साल में 25,000 रुपये मिलेंगे टू द एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से और डिटेल में देखते हैं। इट इज ओपन टू ऑल गर्ल स्टूडेंट डोमिसाइल्ड इन असम, मतलब असम के ही होने चाहिए। मैरिड गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल, मैरिड गर्ल्स एलिजिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर पीजी एंड बीएड कैटेगरी। अगर पीजी कर रहे हैं या बीएड कैटेगरी में हैं तो फिर आप मैरिड भी हैं तब भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, 2,500 रुपये वाला मिलेगा। बट ये 11th क्लास के स्टूडेंट या फिर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स अगर मैरिड हैं तो फिर उनको ये नियोजित मुआयना स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट नहीं मिलेगा।
Daughters of ministers, members of parliament, members of legislative assemblies are not eligible. And girls receiving scooters under Banikanta Kakati Award, that is also known as Pragyan Bharati scheme, are also not eligible unless they opt out of the scooter award. तो या तो स्कूटर लीजिए, नहीं तो ये बेनिफिट लीजिए, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। निजुत मोइना स्कीम का लक्ष्य क्या है? गर्ल्स इनरोलमेंट बढ़ाना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी गर्ल स्टूडेंट के लिए प्रमोट करना और चाइल्ड मैरिजेस को भी रिड्यूस करना। चाइल्ड मैरिजेस कम होंगे तो गर्ल्स का हेल्थ एजुकेशन दोनों इम्प्रूव होगा। गर्ल्स जो है वो इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाएंगी अपने लाइफ को लेकर के, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगी और उसके अलावा विमेन का फॉर्मल एजुकेशन भी बढ़ेगा और टीनेज मदरहुड भी घटेगा, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ता है टीनेज मदरहुड के कारण, वो भी घटेगा। तो ये सब फायदे हैं निजुत मोइना स्कीम के कारण। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निजुत मोइना स्कीम जो असम सरकार ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया, इसका की प्रोविजंस बताइए, ऑब्जेक्टिव्स बताइए जो इससे अटेन करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो निजुत मोइना स्कीम के बारे में बेसिक सा बता दीजिए, की प्रोविजंस बताइए और ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए। चाहिए तो आप हिंट्स देख करके कर सकते हैं क्वेश्चन इस अटेम्प्ट, अदरवाइज डायरेक्टली भी कीजिए, ये तो सीधा सा सवाल है, पहले खुद लिखिए फिर हिंट से कंपेयर कीजिए। द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज अबाउट नीरज चोपड़ा एंड हॉकी टीम एट ओलंपिक्स 2024। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में फिर से मेडल जीता है ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड जीता था, इस बार उन्होंने सिल्वर जीता है भारत के लिए विथ अ थ्रो ऑफ 89.45 मीटर। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम आगे निकल गए हैं विद अ रिकॉर्ड थ्रो ऑफ 92.97 मीटर विच फेच्ड हिम गोल्ड। हॉकी टीम की बात की जाए तो हमारी हॉकी टीम ने स्पेन को हरा करके ब्रोंज मेडल जीता है ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था वहां पे भी हमारी हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल ही जीता था, तो 2 बार कंसेक्यूटिव ब्रोंज मेडल जीते। नीरज चोपड़ा जी के बारे में एक और बात समझ लीजिए कि ही हैज नाउ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स एट ओलंपिक्स। यूरोजोन को लेकर के कल जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें डेनमार्क, ये वाला स्टेटमेंट गलत है एंड ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है। ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ यूरोजोन। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है। येन कैरी ट्रेड को लेकर के पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा गलत है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है फ्लक्चुएशंस के कारण इन द एक्सचेंज रेट एंड येन एंड टारगेट इन्वेस्टमेंट करेंसी। और सुक्रालोस से हाई कैलोरिक एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टूथ डिके, ये यहाँ तक तो ये सही है, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टूथ डिके, बट ये लो कैलोरी है, इनफैक्ट 0 कैलोरिक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।